पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। साथियों, यूपी के भाई बहन भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने संसद में यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की व्यथा सुनाई थी। योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक सांसद थे और बहुत छोटी आयु के वो सांसद बने थे। और अब आज यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सरकार जब संवेदनशील हो, गरीब का दर्द समझने के लिए मन में करुणा का भाव हो, तो इसी तरह का काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के पहले और उसके बाद भी मूलभूत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। अच्छा इलाज चाहिए तो बड़े शहर जाना होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है तो बड़े शहर जाना होगा, रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ। हमारे गांव देहात की यही सच्चाई रही है। गांवों के कस्बों में जिला मुख्यालय तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से ही मिलती थी। इस कष्ट को मैंने भी भोगा है, महसूस किया है। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्होंने निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था। जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई, केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। भाइयों और बहनों, मेडिकल कॉलेज
सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं देते, बल्कि नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक्स का भी निर्माण करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहां पर विशेष प्रकार की लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नए साधन बनते हैं। दुर्भाग्य से पहले के दशकों में देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा की देखरेख के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो संस्थाएं बनाई गई, वो पुराने तौर तरीकों से ही चल रही थी। ये नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बाधक भी बन रही थी। बीते 7 सालों में एक के बाद एक हर ऐसी पुरानी कोरोना ने सबकी पोल खोल दी है। जो गलत काम करते हैं उनकी पोल भी खोल दी। पैसे वालों को मालूम पड़ गया कि जिंदगी में पैसे सब कुछ नहीं है। जिस रूप में बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में पैसे वाले लोग कहने लगे ना हमारे पास में लाखों करोड़ रुपए हैं, हम लोग भिखारी बन गए, एक बेड हमें नहीं मिल पा रहा अस्पताल के अंदर। ये स्थिति थी। तो आप सोच सकते हो कि पैसा किस काम का। अगर आपको जिंदगी बचाने के लिए बेड नहीं मिले अस्पताल के अंदर, और जहाँ जहाँ प्राइवेट अस्पताल खड़े हुए हैं वहाँ ये स्थिति बनी। राजस्थान में सौभाग्य से हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को मना नहीं किया, बरसात के अंदर हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में सरकारी अस्पताल, सब सेंटर गांव-गांव में पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और तो और ये एसएमएस आपका 47 में 1947 में आज़ादी के वक्त में जो पंडित नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, जब ये बना था पहला हॉस्पिटल, उसके लगे थे कि था उस वक्त में 12 कब था मुझे मालूम नहीं, उससे तो थोड़ा पहले बना होगा, पर एक ही था आज़ादी के वक्त में। और 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 20 साल पहले, तब 6 मेडिकल कॉलेज थी राजस्थान के अंदर। हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, इसलिए फिर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज लगा करके पता नहीं झड़ी लग गई, कितने कॉलेज बन चुके मेडिकल के। और सरकारी क्षेत्र में भी यूपीए गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी, एनडीए गवर्नमेंट स्कीम चालू रही। आज हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान के हम 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 16 जिले में बन चुकी कॉलेज चल रही है, बाकी का काम चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 4 कॉलेज का शिलान्यास किया राजस्थान की। तो आप सोच सकते हैं कि आज राजस्थान कहाँ किस रूप में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में हमने दवाएं फ्री कर दी। पिछली बार जब मैं दूसरी बार बना मुख्यमंत्री तब टेस्ट फ्री कर दिए। बुजुर्गों के तो हमने एमआरआई और सीटी स्कैन भी फ्री कर दी थी। और तो अभी हमारे कोड़े साहब तो इससे प्रभावित थे, अभी मुझे कह रहे थे साहब आपने तो पशुओं की दवाई फ्री कर दी, और भावुक हो रहे थे वो पशुओं के लिए। पिछली बार मैंने कर दी थी, तमाम पशुओं की दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, डायलिसिस फ्री। और अब तो हम लोग क्या स्कीम जो हमने सरकार मंत्री नारा दिया था, पहला सुख निरोगी काया। और इसीलिए अभी जब हमारे बोल रहे थे, एडी साहब बोल रहे थे, मेजर साहब, प्रिवेंशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसी दृष्टिकोण से हमने लॉन्च करवाया प्रोग्राम। डॉक्टर सरीन को बुलाया दिल्ली से, और अपोलो हॉस्पिटल के भी जो उनकी डॉक्टर है डॉक्टर रेड्डी की, वो आई थी, और डॉक्टर बेंगलोर वाले क्या नाम, डॉक्टर पूरा नाम क्या, नाम क्या पूरा, चलो जो देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी, जिनका नाम बड़ा नाम है, इनको हम लोगों ने बुलाया, लॉन्च करवाया कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन
किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। अगर बीमारी हो ही नहीं, उसके लिए अपन एजुकेट करें लोगों को, तो सरकार का भी करोड़ों रुपये बचेगा, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा होगी, उनकी बीमार पड़ेंगे नहीं तो उनका पैसा भी खर्च नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर भी खराब नहीं होगा। पर ये हमने स्कीम लॉन्च की दिसंबर के अंदर, और 3-4 महीने बाद में कोरोना का महामारी इस रूप में आई सामने, हमें सब काम छोड़ के उसी में लगना पड़ा। और मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में, और डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं यहाँ के डॉक्टरों ने, हमने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है राजस्थान भर के अंदर, क्योंकि आजकल वीडियो गांव तक पहुंच गया है, वीडियो का सिस्टम। और उसी रूप में हमने गांव वालों को जोड़ा, सरपंच तक को, ग्राम सेवक को, पटवारी को, CMHO को, उनके अधिकारियों को, सब जगह हम लोगों ने ये कोशिश करी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस प्रकार RT-PCR टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज पूरा फ्री हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है। 40-40 हज़ार के जो इंजेक्शन थे वो राजस्थान सरकार ने फ्री में दिए, जो देश में कहीं पे भी नहीं दिए गए थे। और उसी रूप में भीलवाड़ा मॉडल बना, तो देश के बाहर दुनिया तक में वो मॉडल गया कि इस महामारी से लड़ने का एक अच्छा मॉडल ही हो सकता है। वो मॉडल आज भी काम आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस रूप में जो कोरोना का प्रबंधन किया गया, उसको देश के अंदर सब लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया। अभी हमने जो आयुष्मान भारत की योजना थी भारत सरकार की, और पिछली गवर्नमेंट जब BJP की थी यहाँ पर, तब उनकी स्कीम थी भामाशाह योजना, 3 लाख का बीमा था उसमें। और दिल्ली वाला जो केंद्र की स्कीम थी उसमें 5 लाख का था वो बीमा। हमने दोनों को मिलाया और अब हमने उससे और 2 कदम आगे बढ़ गए हम लोग, क्योंकि जब हमने कहा पहला सुख निरोगी का आया तो 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपये लगेंगे सरकार के। हम लोगों ने 5 लाख का चिरंजीवी योजना नाम की योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें मरीज को जो है, और वो स्कीम पूरे प्रदेशवासियों के लिए है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए वो योजना लागू की गई है। और उसमें यहाँ तक है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक का खर्चा, और जब आप ठीक हो जाओ अस्पताल में, उसके बाद में 15 दिन तक खर्चा भी उसके अंदर शामिल है। और ये कैशलेस है, कोई जीवन बीमा निगम की तरह नहीं कि पहले आप जमा कराओ, फिर बिल पेश करो, फिर वो आनाकानी होती, कुछ नहीं है, कैशलेस है। कल मैं नागौर में था, मुझे वहाँ 2 पेशेंट मिलाए गए जिनका इलाज यहाँ बिरला हॉस्पिटल में हुआ है, यहाँ प्राइवेट के अंदर। ये स्कीम प्राइवेट में भी है और ये स्कीम सरकार के अंदर भी है। एक मरीज था जिसका ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 1 नया पैसा उसको नहीं देना पड़ा अस्पताल के अंदर। एक मरीज का ऑपरेशन कोई उसका ऐसे कुछ था, नर्स का करीब 3-3.5 लाख का बिल बना, उसको 1 नया पैसा नहीं देना पड़ा। अंदर गया, वापस आया, उसको फ्री में वो घर पे आ गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ भी मुझे बताया गया कि 2350 मरीज आपके इसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं, आपके कैंसर अस्पताल में, महावीर कैंसर अस्पताल के अंदर भी। तो ये मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार की मंशा है आने वाले वक्त में और हम मेडिकल हेल्थ सुविधाओं में और आगे बढ़े, और देश में एक मॉडल बने राजस्थान, कि राजस्थान सरकार ने जब से हम लोगों ने 10 साल पहले फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे, उसके भी बहुत लोगों ने उस वक्त में बहुत अप्रिशिएट किया पूरे देश के अंदर। अब हम आगे बढ़ गए और ये चिरंजीवी योजना लेके आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसमें बहुत कामयाब होंगे।
बाकी तो हमने बहुत काम किए। आपने गांव के अंदर भी CHC को मॉडल बना रहे हैं हम लोग। और अभी जो देखा आपने ऑक्सीजन की मारामारी, और मुझे तो दिल्ली भेजना पड़ा धारीवाल जी को भी, रघु शर्मा जी को भी, कल्ला साहब को भी, 3 मंत्रियों को मैंने बात की। प्रधानमंत्री जी से अलग करी, प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अलग करी, गृह मंत्री अमित शाह जी से अलग करी, मिस्टर डोवाल जो सिक्योरिटी के इनके एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बात करी, मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी। इतना दबाव दिया कि ऑक्सीजन के बगैर कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से कम राजस्थान बदनाम नहीं हुआ। हमने मैनेज किया ऑक्सीजन को भी। बाकी आप देखिए यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि कर्नाटका के अंदर कितने लोग मर गए। वहाँ ऑक्सीजन की कमी 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, 15 मिनट की है, ख़त्म हुआ मामला। अब हमने यहाँ पर करीब हमारे पास 250 मेट्रिक टन का पहले व्यवस्था थी। अब हमने अभी जो प्लांट लगा करके 1000 मेट्रिक टन तक की व्यवस्था हमने कर लिया। और कोटा साहब कह रहे थे कि महावीर केंद्र में भी उन्होंने एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है, तो कम से कम इमरजेंसी के अंदर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रयास है कि किस प्रकार हम, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब जो वक्त आया है और इस 21वीं सेंचुरी में लोगों ने देखा है कोरोना काल, सुनते हैं कि कोई स्पेनिश फ्लू आए थे कोई ज़माने के अंदर, लाखों लोग मर गए थे। ऐसे कई महामारी आई है 100 साल के अंदर भी, उसके पहले भी आई है। पर ये महामारी को जो देखा, पूरा विश्व इससे एक साथ में ग्रसित हो गया। अभी तक भी आप देखिए, कल मैं देख रहे थे रशिया जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा प्रकोप आज भी चल रहा है कि वहाँ बेड नहीं मिले लोगों को। अमेरिका में 1 लाख के आसपास मरीज आ रहे हैं अभी भी। जापान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अधिकांश जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी इस बार इस कोरोना काल में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी देख रहे होंगे, प्रोग्राम देखते होंगे, किस प्रकार से हालात खराब हुए, कोई कल्पना नहीं। लाखों लोग मारे गए। तो राजस्थान में हमने जो प्रबंधन किया उसके कारण से मृत्यु दर सबसे कम थी, रिकवरी रेट अच्छी थी। इस रूप में हमने एक एक चीज़ को देखा। ये भंडारी जी तो रात को 2-3 बजे तक फिरते थे हमें RUHS के अंदर, और किस प्रकार RUHS में जो सेवा की गई, लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और आगरा से और अनेक जगहों से राजस्थान में आते थे, अभी भी आते हैं। कल मुझे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि 2 पेशेंट तो एयर एम्बुलेंस से उनके अस्पताल में आए यहाँ पर, जबकि एयर एम्बुलेंस से यहाँ से लोग जाते थे पहले। आप लोग बताते रहते हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर है, पहले SMS से लोग कहते नहीं साहब यहाँ नहीं, हम तो वहाँ जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। अब प्राइवेट से शिफ्ट हो रहे हैं SMS के अंदर। इस प्रकार से हमारी जो प्रायोरिटी है, हालांकि फिर भी बहुत कमी है मेडिकल सेवाओं में, अस्पतालों के अंदर, चाहे वो CHC हो, PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, फिर भी कई कमी मिलेगी हमें। अभी मैं आज गया सुबह मिलने के लिए SN सुब्बा राव जी, हमारे गांधीवादी है, जो 93 ईयर्स ओल्ड हैं, बीमार थे। वहाँ पर आए तो लोग मुझसे बाहर मिल गए, मैं भीड़ में खड़ा हो गया। एक साधारण आदमी ने कहा साहब बाकी तो ठीक है, थोड़ी सफाई की कमी है। मतलब आप सोचिएगा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि सफाई का भी महत्व है, स्वच्छता का भी महत्व है। अगर स्वच्छता है तो बीमारी नहीं आएगी। कुछ काम आपने भंडारी जी आपने शुरू करवाया भी है अस्पताल के अंदर, वो भी आपने मुझे दिखाया आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉयलेट हो, चाहे वो अन्य जो वार्ड में स्थिति है, चादर भी क्यों नहीं हो, अगर टाइम पे चादर नहीं बदलेंगे हम लोग, गंदी पड़ी रहेगी तो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इलाज करवाए, उसके बावजूद भी जो मरीज आएगा उसको थोड़ा एक अनकम्फर्टेबल फील करेगा। वो बात छोटी छोटी होती है, उस पर ध्यान देने का वक्त है। हम लोग भी, सरकार भी अपने स्तर पर पूरा ध्यान देगी। और मुझे उम्मीद है कि ये माहौल जो बनेगा
तो पूरे प्रदेश के अंदर एक नया संस्कार, नई संस्कृति मेडिकल साइड में बनेगी। और उम्मीद करते हैं थर्ड वेव की बात जो है वो वेव नहीं आए, पर हमने तैयारी कर रखी है। कैसी भी वेव आए राजस्थान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था कर रखी और कोई तरह की लापरवाही नहीं है। चाहे अभी ऐसा माहौल बन गया है, एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, एक भी मृत्यु नहीं हो रही है, तो लगता है कि सब ठीक है। उसके बावजूद भी मैं अपील करता रहता हूँ पब्लिक से भी, मास्क लगाओ, अभी भी ध्यान रखो। जब वेव आती है, अचानक आती है, और दूसरी वेव जो आई थी वो थी खतरनाक थी, डेल्टा वाली, जिसमें लोग मारे गए ज़्यादा पूरे देश के अंदर। जल्दी लंग्स तक पहुंच जाती थी बीमारी, और कई लोग इसीलिए मारे गए कि टाइम पे अस्पताल नहीं गए कि घर पे ठीक हो जाएंगे, सर्दी जुकाम हो गया होगा। तो आई तो ऐसी आई, पहली वेव भी ऐसी आई थी पूरे देश के अंदर। एक पेशेंट आया था केरला के अंदर, एक पेशेंट आया था जयपुर के अंदर, स्विट्जरलैंड का आया था, और यहाँ भर्ती हुआ था SMS के अंदर, और वो दिल्ली गया, उसकी डेथ हो गई। 2 पेशेंट की शुरुआत हुई, वो पूरे देश में फैल गए। ये स्थिति रही थी सब जगह पर, इसलिए हम लोग बिल्कुल सावचेत हैं, ध्यान रख रहे हैं, सब इंतजाम कर रखे हैं, और सब लोग सीधे से देख रहे हैं उसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के लिए आने की बात की जाती है या बुजुर्गों के लिए की जाती है। अभी तक तो हमने यहाँ चाहे वैक्सीन की बात हो, आज राजस्थान 4 राज्यों में टॉप पर है देश के अंदर, तो कोई कमी नहीं रखी है। वैक्सीन की बात हो, वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है, और मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी डोज भी लगानी चाहिए टाइमली। कई मुल्क में तो तीसरी डोज लगाने लग गए हैं लोग बूस्टर डोज के रूप में। हमें भी दूसरी डोज लगवानी चाहिए, और ये बात बिल्कुल तयशुदा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। वैक्सीन लगने के बाद में हो सकता है कि वो संक्रमित हो जाए, कोरोना हो जाए, पर उसकी किसी भी कीमत पर उसकी डेथ नहीं हो सकती है। इतना बचाव आपको वैक्सीन कर रही है, इसी रूप में हमें उसको ध्यान देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम लोग जो व्यवस्था किए हुए हैं उस पर हम लोग पूरी तरह इस पर कामयाब होंगे।